नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जिस तरीके से बंगाल में सियासी उठापटक शुरू हो गई है, उसे देखते हुए ममता बनर्जी ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। वहां पर द्वारे द्वारे अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही 4 दिसंबर को ममता बनर्जी सभी जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी और 6 तारीख को वो कोलकाता में पदयात्रा निकालेंगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, जिस तरीके से ममता ने अभियान शुरू कर दिया है और अब वो चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से निकल पड़ी है, तो उनकी इस अलर्टनेस का कारण क्या है? ये पूरी स्थिति समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है और ममता बनर्जी अभी जो सीधा मैदान में उतर गई हैं, खुद ही मैदान में उतरी हैं, उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहले तो अभी जो चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था और जब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना चुनावी अभियान चलाना शुरू कर दी थी, उस समय से अभी तक ममता बनर्जी ने पार्टी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दे दी थी। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा दिया था। अब इन दोनों की जोड़ी के ऊपर इन्होंने सारा भार सौंप दिया था। प्रशांत किशोर वहां पर स्ट्रेटजी तो तैयार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं प्रशांत किशोर राजनेताओं को, उससे पार्टी के अंदर ही हंगामा खड़ा हो गया, घमासान मच गया और कई नेताओं ने ममता बनर्जी से शिकायत की। प्रशांत किशोर को ऐसे कहा जाता है कि वो चुनावी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, लेकिन अगर उनके सारे कार्यक्रमों को देखें और उनका इतिहास देखें तो प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि अपने पार्टी के लिए या अपने जो उनकी संस्था है आईपैक, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस चुनाव में उनको प्रचार करना है, किसका भार लेना है अपने ऊपर, किसका नहीं लेना है। क्योंकि पहले ही उनका इतिहास है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के बाद वो चूजी हो गए और 2-3 जगह पर जब उन्हें मात मिली, कांग्रेस के लिए भी चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी, स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए वो कुछ कर नहीं पाए। पंजाब में जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहते थे तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको रोक दिया था। बाद में अभी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार अभियान को प्रशांत किशोर संभालें, तो उनको पता है कि अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी, कांग्रेस के अंदर विद्रोह चल रहा है, तो वो उसे मना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया कि वो कमलनाथ बार बार प्रयास करते रहे और वो चुनाव प्रचार की, चुनाव के स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली। तो पश्चिम बंगाल में तो पहले से इनको लग रहा था प्रशांत किशोर को कि यहाँ पर ममता बनर्जी रिटेन कर पाएंगी, चुनाव जीत जाएंगी, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है और वहां पर अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घमासान मच गया, टीएमसी के अंदर बगावत होने लगी, प्रशांत किशोर की शिकायतें जाने लगी और अभिषेक बनर्जी तो एक तरह से बच्चा है राजनीति में और प्रशांत किशोर के कहे के अनुसार काम करते हैं। उनको ममता बनर्जी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसके कारण और विद्रोह मचा हुआ है, पार्टी के अंदर बगावत हो रही है और कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो लगातार जो टीएमसी के अंदर भगदड़ मचा, उसके बाद अब ममता बनर्जी को लगने लगा है कि पार्टी की कमान हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए और वो अब स्टार प्रचारक के तौर पर पूरी कमान को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं और इसीलिए वो धीरे धीरे अभी से ही चुनाव प्रचार में लग गई हैं। दूसरा कारण और है, एक तो ये कारण संगठन को लेकर है, तो दूसरा कारण भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते आधार को लेकर है। इस बीच जो 2-3 महीना में भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेसिवनेस दिखाया पश्चिम बंगाल में, अमित शाह का दौरा हुआ और उसके बाद पूरी स्थितियां बदलने लगी। धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों से नेताओं के साथ बैठ के करने लगे और जो पिछले दिनों तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि नॉर्थ बंगाल के 6 जिलों में दौरा करना पड़ा प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के कहने पर। ममता बनर्जी ने उन लोगों को कहा कि जाके वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के नेताओं से मुलाकात करो और पूछो कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी पार्टी के अंदर बगावत हो रही थी और अभी भी वो स्थितियां खत्म नहीं हुई है और अभी टीएमसी के कई और नेता जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में और यही कारण है कि इन दोनों बातों से ये दो जो एक साथ
सिमुल्टेनियसली पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उससे ममता बनर्जी इतनी घबरा गई हैं कि अब कोई भी ऐसा जो रास्ता नहीं छोड़ना चाहती है जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़े। जी। और यहाँ पे राजीव जी, जैसे कि 6 दिसंबर को पदयात्रा करेंगी कोलकाता में ममता बनर्जी, और 6 दिसंबर को ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो कोलकाता आएंगे, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलकर बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हाँ, ये संभावना तो है ही, और अब संभावना लगभग एक तरह से समझ लें कि स्पष्टता में बदल गई है कि भारतीय जनता पार्टी में वो आएंगे। ममता बनर्जी अभी एक उम्मीद देख रही हैं, संभावना देख रही हैं, और वो चाहती हैं कि किसी तरह शुभेंदु अधिकारी को अपने पास रख ले। इसलिए वो पार्टी से उसको निलंबित नहीं कर रही हैं, उनको बाहर नहीं कर रही हैं, और किसी तरह से कोशिश में लगी हुई हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो इनकी घबराहट की एक वजह बन गई है। और हो सकता है कि उस दिन वो अपने लाबो लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा जो शॉकिंग खबर होगी, और वो फिर से उस तरह से, जिस तरह से पहले वो सत्ता बने आ चुकी हैं, उस तरह से इस बार तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी अकेले बंगाल के 6-7 जिलों में ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाली हैं। जी। और जैसा कि आपने ये कहा कि अभी टीएमसी में भगदड़ मची हुई है ममता की पार्टी में, तो दिलीप घोष ने भी ये कहा है कि बिल्कुल ही नकारों की पार्टी है टीएमसी, और यहाँ पर वही लोग बचे हुए हैं जो चुप हैं या फिर लोग भाग गए हैं, और वही ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास कहीं भी जाने का ऑप्शन नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इस पर क्या कहेंगे? दिलीप घोष ने जो बोला है वो ममता बनर्जी की जो पार्टी में से आवाज़ें उठ रही है उसी की प्रतिक्रिया है। जिस तरह से ममता बनर्जी के पार्टी में बौखलाहट है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो धर्मशाला की तरह बन गया है, और वहाँ सारे लोग जो भी जाना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ये बातें कही, जैसे कल्याण बनर्जी की बात करते हैं, जिन लोगों ने ये बातें कही ममता बनर्जी की पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुलाएगी तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। तो दिलीप घोष भी यही बात बता रहे हैं। दिलीप घोष का कहना है कि जो ममता बनर्जी से अलग जिनकी कोई औकात नहीं है, जो ममता बनर्जी के बदौलत ही बंगाल में राजनीति कर सकते हैं, वही लोग टीएमसी में रहेंगे। जिनकी अपनी औकात है, जो जमीनी नेता हैं, वो अब टीएमसी के साथ नहीं रहेंगे। वो वही स्थिति है जैसे कांग्रेस के साथ होती है। कांग्रेस में भी दो तरह से लोग हैं, एक हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और जिनकी अपनी औकात है, वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होते गए। जैसे ममता बनर्जी खुद भी कांग्रेस से अलग हुई, शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए, क्योंकि ये स्टेट लीडरशिप में इनकी अहम भूमिका थी, और वे जानते थे कि अगर कांग्रेस से अलग होंगे तो भी हमारी औकात बनी रहेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो बेइज्जत होने के बावजूद भी, जिनको सोनिया गांधी या राहुल गांधी सभा में भी बेइज्जत कर देते हैं, फिर भी वो वहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी औकात ही नहीं है जमीनी स्तर पर। तो उसी तरह टीएमसी में भी है। टीएमसी में अब स्थिति वही हो गई है। जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोग थे वो तो पार्टी छोड़कर बाहर चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि 2019 में भी देखें तो ममता बनर्जी के सबसे नज़दीकी व्यक्ति में आने जाते थे मुकुल राय, उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। फिर सौमित्र खान गए, उसके साथ साथ अर्जुन सिंह गए, फिर अनुपम हाजरा गए। ये सारे जो लोग थे वो ममता बनर्जी के नज़दीकी थे और अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा रखते थे। वो लोग 2019 के चुनाव में बाहर गए और ममता बनर्जी को औकात का पता चल गया, और वही स्थिति अब 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाला है। क्योंकि अभी भी सौमित्र खान ने जो बातें कही है कि अभी 60 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो टीएमसी के, वो भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी में लगे हुए हैं, और ये पहले से ही चल रहा था। लेकिन उसके लिए वेट एंड वॉच की नीति अपनाई गई थी। बोला है उन्होंने कि 15 दिसंबर तक ममता की सरकार गिर जाएगी। हाँ, उनके कहने का मतलब यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी में जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे उनको भी इंतजार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और राजनीति में वक्त बहुत मायने रखता है। अगर चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी की स्थिति खराब होती है, चुनाव से थोड़ा समय पहले तक अगर नेता कोई पार्टी बदलते हैं, तो वो जो माहौल पैदा होता है, जो राज्य के लोग या फिर
पूरे देश में जहां पर चुनाव हो रहा है, उन जगहों पर जहां पर चुनाव की स्थिति है, वहां जो नरेशन क्रिएट होता है, तो वो लोगों को ये लगता है कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, किनकी स्थिति क्या हो रही है। तो उस चुनाव के माहौल का भी इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी। और ममता बनर्जी हर जगह पर ये दिखाई पड़ रहा था उनका कि धीरे धीरे उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है और ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी, और दिलीप घोष की तरफ से जिस तरह की तीखी बयानबाजी हो रही थी टीएमसी के लिए, शायद यही कारण है कि अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर उन्हें कह दिया गुंडा माफिया, और उसके लिए माफ़ी भी मांगने के लिए कहा दिलीप घोष। ये तो टीएमसी की पुरानी आदत है जी। और बंगाल का एक नेचर है। उसी नेचर में जो वामपंथियों ने बनाया, उसी नेचर में ममता बनर्जी की पार्टी ढल गई। जी। और यही कारण है कि जैसे पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की पार्टी और वामपंथियों के बीच जो टकराव चल रहा था, और उस समय जो टीएमसी के लोगों ने झेला, जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही थी, मारकाट चल रहा था और पॉलिटिकल मर्डर होते रहे थे, तो इन लोगों ने भी वो झेला है और उसको देखा है। अब इनको लगता है कि जिस तरह से वामपंथियों ने इसके साथ किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ये करें। और इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, और जब उनको चैलेंज किया जाता है तो वो प्रतिक्रिया करते हैं दूसरे के लिए गुंडा शब्द का। जैसे दिलीप घोष के ऊपर हाल फिलहाल में भी हमला हुआ, उससे पहले भी हमला हो चुका है, हाल फिलहाल में तो खतरनाक हमला हुआ उनके कार पे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने टीएमसी के उस गुंडागर्दी के बारे में बोला और बताया, लेकिन ममता बनर्जी के शासन में जो विफलताएं हैं, जो कानून का शासन खत्म हो जा रहा है, उसके बारे में इन्होंने अटैक किया। और लोगों को भी ये धीरे धीरे पता चलने लगा कि टीएमसी चाहती क्या है। आखिरकार किसी प्रदेश के, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जब इतना बड़ा हमला किया जा सकता है उनकी सिक्योरिटी के बावजूद, तो फिर आम लोगों की क्या स्थिति है। कुछ ऐसी स्थिति बाबुल सुप्रियो के साथ भी हुई थी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो हमेशा हंगामा होता रहता है। तो इन पूरे प्रकरण में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी गिरती जा रही है, तो उसी तरह से अभिषेक बनर्जी को अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ऐसे ही हमला करें, उनको भी गुंडों की पार्टी घोषित कर दें और लोगों के बीच ये पैदा करने की कोशिश करें माहौल कि लोग समझें कि भारतीय जनता पार्टी भी गुंडागर्दी कर रही है, जबकि ये मामला बिल्कुल उलट है। और टीएमसी हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है कि एक जो रिपोर्ट आई थी सामने, उसमें पिछले 3 सालों में 105 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की हत्या हो चुकी है, और इसको लेकर राष्ट्रपति के पास भी ज्ञापन सौंपा गया। सारी स्थितियां सामने दिखाई पड़ रही है। हालांकि मीडिया में बहुत सारी खबरें छुप जाती है, रहती नहीं है, आती नहीं है सामने, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की स्थिति जो ममता बनर्जी ने पैदा की है, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा 2021 में। जी, और राजीव जी, जिस तरीके से इस समय पर अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और द्वारे द्वारे अभियान की शुरुआत की है ममता बनर्जी ने, तो खास तौर पर यह अभियान है लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए और उन्हें सॉल्व करने के लिए, और बीजेपी ने भी इसे चुनावी स्टंट बताया है। तो क्या आपको लगता है कि सही समय इस तरह के अभियान के लिए, क्योंकि अभी इतना कम समय बचा है, तो उन्हें पूरे 5 साल के कार्यकाल में याद नहीं आया और आखिरी समय पर वो कितनी समस्याएं सुन सकती है, कितनी सुलझा सकती है? देखिए, ये जो द्वारे द्वारे कार्यक्रम है या फिर सत्ताधारी पार्टी के लिए ऐसे प्रोग्राम कोई मायने नहीं रखते हैं। ये तो विपक्ष की बात है जी। सत्ताधारी पार्टी जो पिछले 10 साल से वहां सत्ता में है, इस बार भी 4 साल से ऊपर 5 साल होने वाला है, अब चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले आप लोगों की समस्या जानना चाहती हैं, तो 5 सालों में आप कौन सी समस्या देख रही थी? क्या 5 सालों में आपको कोई समस्या नहीं दिखी? क्या लोगों की परेशानियों के लिए उनके पास नहीं गए? जब सीए के खिलाफ आप हंगामा खड़ा कर रही थी, तो उस समय नहीं लग रहा था कि पश्चिम बंगाल के लोग किसके समर्थन में हैं? बांग्लादेशियों के साथ क्या हो रहा है? बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि गैर मुस्लिम पश्चिम बंगाल में आए या देश के कोने कोने में आए, उनके साथ बंगाल और पाकिस्तान में क्या हुआ है? तो इन मामलों में भी वो पूरी तरह से विफल रही, और अब वो समस्या सुनने के लिए तब जा रही हैं जब चुनाव सामने खड़ा है। तो जनता अब ऐसी नहीं रही है कि इन चीज़ों को न समझ पाए, और यही कारण है कि पिछले 4-5 सालों में आप देखेंगी तो हर जगह पर जनता सही जवाब दे रही है। बिल्कुल। जहां पर सत्ताधारी पार्टियों ने गलतियां की है,
वहाँ पर उसको जवाब दे रही है और जहाँ पर काम हुआ है उनको फिर से सत्ता में ला रही है। बिहार का चुनाव का परिणाम अभी सामने में है और उससे पहले भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उन जगहों के बारे में देख लें तो जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। चाहे ममता बनर्जी कितनी भी जोर लगा लें, अब इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा हंगामेदार काम करती हैं, कोई ऐसे बड़े वादे करती हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी कुछ इज्जत बचा सके, यानी कि वो बुरी तरह से हारने से बच जाएं और उनका जो रिटायरमेंट प्लान है वो थोड़ा सम्मानजनक हो, पूरी तरह से बेइज्जत होकर वो कुर्सी से बाहर न जाए। तो ये स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल में। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ममता बनर्जी जो है द्वारे द्वारे अभियान की शुरुआत कर रही हैं। बिरसा मुंडा उन्हें याद आ रहे हैं, साथ ही साथ नेताजी भी उन्हें याद आ रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी की मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर उनकी नींद उड़ी हुई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण बिगड़े हुए हैं और वो दिन में सपने देख रही हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।